गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म कौटिल्य क्लासेस द स्कूल ऑफ कोर एकेडमिक्स पर। तो जैसे कि पिछले लेक्चर्स जो हमारे रहे हैं और जो रीसेंट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे ओवरऑल सिलेबस को, आपकी नीट एनसीईआरटी की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, और जो उसकी 10 यूनिट्स हैं उन 10 यूनिट्स का बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन। लेकिन जो पहली यूनिट हमारी थी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उस यूनिट को एक्सप्लोर करके हमने कोशिश की थी जानने की कि उस यूनिट के अंदर जो चैप्टर्स हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक को हम लोगों को डिस्कस करना है। तो आज से हम लोग अब एक एक टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सेशन कितना ही लंबा हो, आपको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू पूरे वीडियो को वॉच करना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं और उस वीडियो से रिलेटेड जो भी कंटेंट आप लोगों को समझ नहीं आता है तो आपको उस पर अपना फीडबैक देना है। तो हम लोग जैसे कि पीछे डिस्कस कर चुके थे बहुत सारे डिसिप्लिन्स बायोलॉजी के, और नेचर ऑफ बायोलॉजी में हमने जाना था कि एक्चुअल में ये साइंस है क्या, लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस का मीनिंग क्या है। मेन दो पर्सपेक्टिव उसके होते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी, बट उसके अराउंड बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिन एस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। वो सारे ब्रांचेस आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं। लेकिन अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें हमें सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो यही है व्हाट इज़ लाइफ, जीवन क्या है। धर्म ग्रंथों ने, विज्ञान ने, सभी ने अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित किया है, साहित्य ने अपनी तरीके से परिभाषित किया है। तो जीवन जो है, यदि हम विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो इसकी कोई एक परिभाषा देना संभव नहीं है और ना ही ये उचित है। यहाँ पर एक नाम याद आता है, एक बहुत बड़े बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम है लाइनस पॉलिंग। लाइनस पॉलिंग ने कहा था कि जीवन किसी एक मॉलिक्यूल की धरोहर नहीं है। लाइफ इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। बल्कि ये एक परिणाम है भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य होने वाली जो अंतःक्रियाएं हैं, उन अंतःक्रियाओं का जो एक परिणाम है उसको हम जीवन कहते हैं। तो नेचर में हम लोग देखते हैं कि दो तरह के कंपोनेंट हमें नज़र आते हैं, वन इज़ लिविंग एंड अदर इज़ नॉन लिविंग। तो हम लोगों को कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड करने होंगे या कुछ स्टैंडर्ड्स साइंटिस्ट ने डिसाइड किए हैं, उनके बेसिस पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं और उनको कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हमें स्टडी करना है वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। एक तो हमारे होते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरे होते हैं हमारे डायग्नोस्टिक या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब आप लोग अलर्ट हो जाएं, क्योंकि हम अब आज से बाकायदा जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस का जो पहला टॉपिक है उसके साथ स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारा पहला टॉपिक है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। और इन कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, वो कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ। नाउ व्हाट इज ग्रोथ? वृद्धि है क्या? एक निश्चित समय में किसी जीव के शरीर के आकार का बढ़ना और उसके जैव भार का बढ़ना, इसको कहते हैं हम वृद्धि। यानी ग्रोथ इज द इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास, सेल नंबर एंड साइज ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। इरिवर्सिबल होता है। अब आगे बात करते हैं ग्रोथ की जो प्रोसेस होती है वो कितने टाइप से होती है। क्या ये केवल लिविंग बीइंग्स में होती है? जी नहीं, ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी होती है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी होती है। ज़रा जानेंगे किस तरह से। अगर हम लिविंग की बात करते हैं तो लिविंग में कैसे ग्रोथ हो रही है?
उनकी जो सेल्स हैं उन सेल्स में डिवीजन की प्रोसेस चल रही है। माइटोटिक डिवीजन से सेल डिवाइड होती हैं और उस प्रोसेस से उनमें ग्रोथ होती है। यानी इनमें मेनली ग्रोथ हो रही है किसके कारण से? सेल डिवीजन के कारण से। इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से अभी समझेंगे। और अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे अगर आप स्टोन्स को देखते हैं या क्रिस्टल्स को देखते हैं, एक टाइम पीरियड के बाद उनका साइज भी बढ़ जाता है, लेकिन क्या उनके अंदर कुछ ऐसा प्रोसेस चल रहा है जिससे उनका साइज बढ़ रहा हो? ऐसा तो कोई प्रोसेस उनके अंदर नहीं हो रहा है, बल्कि सिमिलर काइंड ऑफ मटेरियल्स जिनसे उनका ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, उनका डिपोजिशन उनके आउटर सरफेस पर होता चला जाता है। उस डिपोजिशन के वजह से उनका साइज इंक्रीज कर रहा होता है। तो इस प्रकार की जो ग्रोथ होती है, इस प्रकार की ग्रोथ को हम कहते हैं क्या? दिस इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, या इसको कहा जाता है एक्रीशन। और जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लिविंग बीइंग्स में जो ग्रोथ हो रही है ड्यू टू सेल डिवीजन, इस प्रकार की ग्रोथ को कहा जाता है इंट्रिंसिक, बिकॉज इसमें जो प्रोसीजर इन्वॉल्व हैं वो सारे प्रोसीजर सेल के प्रोटोप्लाज्म में हो रहे हैं, इसलिए इसको इंट्रिंसिक कहा जाता है। और एक बहुत ही दिलचस्प शब्द यहाँ पर है जिसको कहा जाता है इंट्यूससेप्शन। ठीक है ना? तो इसमें इंटरनल कॉज है और इसमें एक्सटर्नल कॉज है। अब हम बात करना चाहते थे जरा लिविंग बीइंग्स में सेल डिवीजन चल रहा है, उसके थ्रू ग्रोथ हो रही है। और प्रिसाइजली अगर हम बात करेंगे तो कौन सा सेल डिवीजन? माइटोसिस। माइटोटिक वो सेल डिवीजन टाइप है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर अपने जैसे दो प्रोजेनी सेल को प्रोड्यूस करता है। मेन इसका ग्रोथ में रोल है, इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी रोल होता है। अब ये जो ग्रोथ की प्रोसेस हम लिविंग बीइंग्स में बात करते हैं, ये दो प्रकार से होती है, थोड़ा इसको समझेंगे अच्छी तरीके से। तो ये ग्रोथ का जो प्रोसीजर लिविंग बीइंग्स के एस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, ये दो तरीके से होगा। पहला तो जो तरीका है वो तरीका है अर्थमेटिक ग्रोथ, अर्थमेटिक ग्रोथ। और जो दूसरा तरीका है वो है जियोमेट्रिक ग्रोथ। अब ये क्या मामला है अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक? पहले बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाते हैं, उनसे देखते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, और उसके बाद हम देखेंगे जियोमेट्रिक ग्रोथ को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। तो ये इतना पर्याप्त है अर्थमेटिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जरा देखते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ कैसे होती है। जियोमेट्रिक ग्रोथ में क्या होगा? अब समझिए जरा ठीक तरीके से। अर्थमेटिक ग्रोथ में एक सेल है, ये पेरेंट सेल डिवाइड हुई, उससे दो डॉटर सेल बने। आगे आप देखेंगे इन दो डॉटर सेल में से जो 1 लिखा हुआ है वो सेल आगे डिवीजन कर रहा है, और ये जो सेल ब्लैंक पड़ा हुआ है इसमें डिवीजन नहीं हो रहा है। अगले प्रोसेस में जब हम चले तो ये 1 और 2 जो दो सेल बने थे उनमें से 1 में डिवीजन रुक गया है, केवल डिवीजन किस में हुआ है? 2 में, उसके डिवीजन से 2 सेल बने हैं। इधर देखते हैं एक पेरेंट सेल है, डिवाइड किया, 2 डॉटर सेल बनाए, उन दोनों डॉटर सेल ने डिवीजन किया, 4 डॉटर सेल बनाए। तो दोनों ग्रोथ में आपको अब अंतर समझ में आ रहा होगा कि इसमें डिवीजन के बाद 2 तरह के सेल बन रहे हैं। एक सेल कैसा बन रहा है? एक जो सेल ये वाला बन रहा है, ये कैसा सेल है? ये परमानेंट सेल है। और ये कैसा सेल है? ये सेल डिवाइडिंग सेल है, डिवाइडिंग सेल। और प्लांट के केस में इसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। ये सेल मेरिस्टेमेटिक सेल है। तो प्लांट के केस में क्या हो रहा है कि एक सेल की डिवीजन से जो 2 सेल बन रहे हैं उनमें से एक डिफरेंशिएट होकर परमानेंट बन जा रहा है और दूसरा अभी भी मेरिस्टेमेटिक है। उसके डिवीजन से फिर जो 2 सेल बनेंगे उनमें से एक परमानेंट हो जाएगा, एक मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा। फिर जो आगे 2 सेल बनेंगे उनमें से एक परमानेंट हो जाएगा, दूसरा मेरिस्टेमेटिक रहेगा। तो कंटिन्यू एक सेल का ये फंक्शन है कि वो डिवीजन करती चली जाएगी, वो मेरिस्टेमेटिक नेचर की रहेगी। और हर डिवीजन के बाद जो 2 सेल बनने वाली हैं उनमें से एक परमानेंट होती जाएगी, यानी एक का डिफरेंशिएशन होता चला जाएगा और दूसरा कंटिन्यू डिवीजन करती रहेगी।
लेकिन जियोमेट्रिक टाइप की जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ में क्या होता है, सारी सेल्स मेरिस्टेमेटिक नेचर की ही रहती हैं। एक सेल डिवाइड हुई, 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी, इस तरह से डिवीजन की प्रोसेस चलती रहती है। तो आई होप कि ग्रोथ के ये जो 2 पैटर्न हैं ये आपके लिए थोड़े से नए रहे होंगे और आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज जियोमेट्रिक ग्रोथ एंड व्हाट इज अर्थमेटिक ग्रोथ। आगे जब आप ग्रोथ का चैप्टर पढ़ेंगे तो इनको और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। एटलीस्ट तब तक आपको कम से कम फंडामेंटल याद रहेंगे कि ग्रोथ के ये 2 पैटर्न होते हैं और अर्थमेटिक ग्रोथ का क्या मतलब है, जियोमेट्रिक ग्रोथ का क्या मतलब है। चलिए अब हम ग्रोथ को और एक्सटेंशन देने वाले हैं, यानी ग्रोथ को और ग्रोथ देने वाले हैं। आप और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिए। अभी हमने लिविंग और नॉन लिविंग के केस की बात कर ली है, अब आगे बढ़ाते हैं ग्रोथ को और किस पर्सपेक्टिव में हमें देखना है। तो जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि यूनिसेलुलर में कैसे ग्रोथ होती है और मल्टीसेलुलर में कैसे ग्रोथ होती है। तो यूनिसेलुलर में जब ग्रोथ होगी तो इनमें जो एक सेल है वो डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगा, 2 सेल बन गए, ग्रोथ हो गई। बट यहां पे हुआ क्या है, ये जो 2 नए सेल बने हैं वो दोनों ऑर्गेनिज्म अलग अलग हो गए हैं, और अलग अलग हो जाने का मतलब तो ये सेपरेट 2 ऑर्गेनिज्म बन गए हैं। 2 सेल कहाँ हैं, और 2 ऑर्गेनिज्म के बनने का मतलब कि ये ग्रोथ कहाँ, ये तो क्या हो गया है, रिप्रोडक्शन हो गया है। इसका मीन्स ये हुआ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है वो दोनों टर्म कैसे हो जाते हैं, सिनोनिमस। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ऐसा नहीं होता है। ग्रोथ का मीन्स केवल ग्रोथ से होता है, रिप्रोडक्शन का मीन्स केवल रिप्रोडक्शन से होता है। दोनों ही मल्टी सेलुलर की फीचर है, बट दोनों ही एक्सक्लूसिव फीचर है, दोनों ही सिनोनिमस नहीं होते हैं। ऐसा मल्टी सेलुलर के केस में होता है। चलिए अब एक स्टेप और आगे देखते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के 2 फॉर्म हमने देखे होते हैं, एक तो होते हैं प्लांट्स और दूसरे मेजर फॉर्म होते हैं एनिमल्स। अब इनकी ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ होती है, और एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ होती है इनके एक लिमिटेड एज तक। यानी टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो प्लांट्स में होने वाली ग्रोथ को आप क्या कहेंगे, इनडिटर्मिनेट, और एनिमल्स में होने वाली ग्रोथ को क्या कहेंगे, डिटर्मिनेट। बिकॉज एक सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं, इनडिटर्मिनेट, एक सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती है। हाँ, अगर कहीं कोई इंजरी होती है, कोई वुंड होता है तो उसकी हीलिंग या उसकी रिपेयरिंग के लिए कुछ सेल्स डिवाइड होती हैं, लेकिन एक ऑप्टिमम एज होती है, एक सर्टेन एज होती है, उसके बाद जनरली ग्रोथ चेक हो जाती है। प्लांट के केस में क्यों ऐसा नहीं होता है, ग्रोथ क्यों इनडिटर्मिनेट है, क्यों चलती रहती है? उसका एक बड़ा कारण क्या है कि प्लांट्स में एक स्पेशल टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं जिनको कहते हैं मेरिस्टेम, और इनकी सेल्स की ये खासियत होती है कि ये सेल्स रेगुलरली सेल डिवीजन करते रहते हैं, इसीलिए प्लांट्स में ऑलमोस्ट उनके पूरे लाइफ ग्रोथ चलती रहती है। दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है कि प्लांट्स में थ्रू आउट लाइफ तो ग्रोथ हो ही रही है, उसके साथ साथ प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ कैसी होती है, लोकलाइज्ड, और एनिमल्स में जो ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ कैसी होती है, यूनिफॉर्म। तो लोकलाइज्ड और यूनिफॉर्म ग्रोथ का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझिए। एनिमल्स में जब ग्रोथ होती है तो उसके बॉडी के जितने स्ट्रक्चर्स, जितने पार्ट्स होते हैं, उन सारे पार्ट्स में ग्रोथ एक साथ होती है। जैसे अगर कोई छोटा ह्यूमन बेबी है तो उसके बॉडी के हर पार्ट जो होंगे ना, एक नॉर्मल बेबी है तो उसके बॉडी का जो हर पार्ट होगा वो उसके बॉडी के प्रोपोर्शन में इक्वल रहेगा। उसका जो हेड होगा उसका साइज बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जो हैंड्स होंगे, जो फिंगर्स होंगे, उसका जो ट्रंक होगा, आइज होंगी, ईयर पिन्ना होंगे, नोज होगी, सबका साइज बॉडी के प्रोपोर्शन में नॉर्मल होगा। और जैसे जैसे वो ग्रो करेगा तो ऐसा तो नहीं होता कि एक समय आएगा कि उसके केवल सिर का साइज बढ़ रहा है, या केवल हाथ बढ़ते चले जा रहे हैं, या केवल ट्रंक का साइज बढ़ रहा है, या उसके केवल लेग्स इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो एनिमल्स में क्या होता है, ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है, ग्रोथ में एक यूनिफॉर्मिटी है, बॉडी के हर पार्ट में ग्रोथ एक साथ होती है और चेक भी एक साथ होती है। लेकिन प्लांट के केस में ऐसा नहीं, हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स होते हैं पहले वो केवल लंबाई में ग्रोथ करते जाते हैं,
लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ चल रहा है, और कुछ समय बाद उनमें लैटिट्यूडिनल ग्रोथ होता है, तो स्टेम या ट्रंक होता है उसकी थिकनेस बढ़ती चली जाती है। कुछ प्लांट एक सर्टेन हाइट पर पहुंचने के बाद फिर उनकी जो लीव्स होती हैं, जो ब्रांचिंग होती है, वो हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं। तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड होती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में होगी जहां मेरिस्टेम ज़्यादा पाया जाएगा। लेकिन एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं है, ग्रोथ डिटर्मिनेट है, एक लिमिटेड एज तक ग्रोथ होती है, बट ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है, बॉडी के सारे पार्ट्स में ग्रोथ होगी, और जब चेक होगी तो सारे पार्ट्स की ग्रोथ वहां पर चेक हो जाती है। तो ये तो हमारा पहला करेक्टर रहा। लेकिन इस करेक्टर में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है स्टार्टिंग में कि ग्रोथ लिविंग बीइंग्स तो शो कर ही रहे हैं, कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ऐसे होते हैं जिनमें ग्रोथ जैसा कुछ प्रोसेस है जो अपीयर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये नहीं कह सकते कि ये एक्सक्लूसिव फीचर है केवल लिविंग बीइंग्स का, या लिविंग बीइंग्स का ये डिफाइनिंग फीचर है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये तय है कि कोई भी लिविंग बीइंग ऐसा नहीं होगा कि जिसमें ग्रोथ ना होता हो। तो ये लिविंग बीइंग्स का जनरल फीचर है, लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ के बाद जो दूसरा प्रोसेस आता है वो प्रोसेस क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रोजेनी लाइक हिमसेल्फ। हर जीवित जीवधारी की ये विशेषता होती है कि वो अपने समान किसी दूसरे जीवधारी को उत्पन्न कर सकता है, और उसकी इसी क्षमता को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, जनन या प्रजनन। ये भी जीवधारियों का एक लक्षण है और बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। बिकॉज आप लोग जानते होंगे कि लाइफ स्पान होता है हर एक ऑर्गेनिज्म का। लाइफ स्पान मतलब जीवन काल, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर आया है ना, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है, कोई भी जीव अमर नहीं होता है, बल्कि एक निश्चित लाइफ स्पान, एक निश्चित आयु पूर्ण करने के उपरांत उस जीव की मृत्यु हो जानी है, क्योंकि ये तो नेचुरल प्रोसीजर है। डेथ इज नेचुरल प्रोसीजर। तो डेथ तो सभी की हो जानी है, लेकिन उस डेथ के होने से पहले वो ऑर्गेनिज्म अपने जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करके जाता है, जिससे उसका जो जीनस है, जिससे उसकी जो स्पीसीज है, उसकी एग्जिस्टेंस अर्थ पर बनी रहे। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो मेनली दो टाइप की होती है। अब दो टाइप समझेंगे जरा कौन कौन से हैं। वन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल एंड सेकेंड इज सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये कैसा होता है? इट इज यूनिपेरेंटल, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली बाइपेरेंटल। जनरली बाइपेरेंटल होता है, लेकिन एक्सक्लूसिवली बाइपेरेंटल नहीं होता है। कुछ केस यूनिपेरेंटल वाले भी आपको मिलेंगे, अभी डिस्कस करते हैं। यूनिपेरेंटल टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये बहुत ही सिंपल मेथड है रिप्रोडक्शन का। इसमें सिंपली क्या होता है कि एक सेल माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड होती है और दूसरा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देती है। यानी दो बातें यहाँ नोट करनी जरूरी हैं। एक तो यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस जैसी कोई प्रोसेस नहीं होती है, और दूसरा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जैसा कोई इवेंट नहीं होता है। जब ये दो चीज़ें नहीं होती हैं तो यहाँ पर किसी तरह की वेरिएशंस की गुंजाइश नहीं होती है। इसका मीन्स ये होगा कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो न्यू इंडिविजुअल यहाँ प्रोड्यूस होने वाला है वो सेम एग्जैक्ट कॉपी रहेगा अपने पेरेंटल टाइप की। और पेरेंटल टाइप की ऐसी एग्जैक्ट कॉपी को हम कहते हैं, बड़ा बड़ा सा इधर लिख लेंगे आप, क्लोन कहा जाता है इनको। ठीक है ना। अब ये जो प्रोसेस है ये कई टाइप का होता है। जैसे इसको ब्रॉडली क्लासिफाइड करते हैं हम, तो दो फॉर्म में क्लासिफाइड कर देते हैं। वन इज वेजिटेटिव, अनदर इज ए सेक्सुअल स्पोर्स। अब वेजिटेटिव में आपके बहुत सारे मेथड्स हैं, लाइक बडिंग, लाइक बाइनरी फिजन, लाइक मल्टीपल फिजन, फ्रैगमेंटेशन, इसके अलावा रीजनरेशन।
बहुत शॉर्ट में इनको समझ लीजिए। बडिंग के प्रोसेस में क्या होता है, एक सेल है, उस सेल से कोई आउटग्रोथ निकलेगी और आउटग्रोथ जो पेरेंट सेल है उससे सेपरेट हो जाएगी, नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। बाइनरी फिजन का जो प्रोसेस है, बाइनरी फिजन के प्रोसेस में क्या होगा, बाइनरी फिजन के प्रोसेस में एक सेल डिवाइड होती है और डिवाइड होकर दो सेल बना लेती है, सिंपल माइटोटिक डिवीजन। मल्टीपल फिजन आप जानो, मल्टीपल यानी एक सेल डिवाइड होगी और कई सारे सेल बना लेगी। फ्रेगमेंटेशन में अगर एक्सीडेंटली किसी प्लांट का कोई पार्ट टूटकर अलग हो जाता है तो उस प्लांट से नया प्लांट, उस पार्ट से नया प्लांट बन जाएगा। और रीजनरेशन की जो कैपेसिटी होती है इसमें ये होता है, जैसे कि प्लेनेरिया है, डुगेसिया है, उसके बॉडी का कोई पार्ट टूटकर अलग हो जाता है तो उस पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन। तो ये सारे प्रोसेस हैं किसके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। अब जो हार्श इन्वायरमेंट होता है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, उन कंडीशंस में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म में स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को आप बोलते हैं स्पोर्स। ये स्पोर्स उस अनफेवरेबल कंडीशन में उस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने वाले हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो उसके बाहर बना हुआ जो कोट होता है वो कोट रप्चर हो जाता है और अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो बाहर निकल आएगा, जर्मिनेट करके नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। ये मेनली होता है एल्गी में और फंजाई में। बहुत डिफरेंट टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं, कुछ एक के नाम यहाँ मेंशन कर देते हैं, जैसे जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, एकाइनीट्स, पामेला स्टेज, क्लेमाइडोस्पोर्स। तो ये सब के सब मेथड है किन कंडीशन में सर्वाइव करने के, अनफेवरेबल कंडीशंस में। तो ये सारे के सारे ओवरऑल मेथड हो जाते हैं हमारे किसके, एसेक्सुअल के। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो अब आगे हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहा गया है, जनरली बाइपेरेंटल होता है, ठीक है ना। तो इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ जो दो बातें बनाई हैं, गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन, ये यहाँ पर नहीं होते हैं। यहाँ पर ये दोनों इवेंट होंगे, यानी गैमेटोजेनेसिस भी होगी और गैमेटोजेनेसिस के बाद फर्टिलाइजेशन भी होगा। अब अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसको तो थोड़ा ब्रीफ में इसको समझा देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में दो स्पेशल टाइप के सेल बनते हैं जिनके मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में इनको डिनोट कर देते हैं हम स्ट्रेन से, माइनस स्ट्रेन और प्लस स्ट्रेन। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें हम इनको डिनोट करते हैं मेल और फीमेल से, ठीक है ना। तो दो तरह के गैमीट्स बनते हैं, एक मेल गैमीट और दूसरा फीमेल गैमीट। अब ये गैमीट्स का प्रोडक्शन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप के सेल डिवीजन से होता है जिसको हम कहते हैं मियोसिस, या इस मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, यानी गैमीट्स में क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड रहेगा। इसके साथ जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का दूसरा इवेंट आता है यानी फर्टिलाइजेशन, तो ये डिफरेंट फिजियोलॉजी वाले जो मेल और फीमेल या प्लस माइनस स्ट्रेन वाले गैमीट्स हैं ये दोनों मिलते हैं और इनकी यूनियन से एक नया सेल बनता है जिस सेल को हम कहते हैं जाइगोट। आगे जाकर इसी जाइगोट में बहुत सारे डिवीजन और डिफ्रेंसिएशन होते हैं, उससे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इन गैमीट्स का प्रोडक्शन अगर एक ही इंडिविजुअल करता है तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि वो इंडिविजुअल कैसा है, वो इंडिविजुअल है बाइसेक्सुअल, या क्या कह सकते हैं और हर्माफ्रोडाइट। और अगर इनका प्रोडक्शन दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होता है तो वो कंडीशन कहलाती है यूनिसेक्सुअल। तो इस तरीके से अगर यूनिसेक्सुअल की कंडीशन है तो ये रिप्रोडक्शन बाइपेरेंटल होगा, लेकिन अगर बाइसेक्सुअल की कंडीशन है तो फिर ये रिप्रोडक्शन बाइपेरेंटल नहीं है, फिर तो वो यूनिपेरेंटल ही है, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म है जो दोनों तरह के गैमीट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसमें जो बाइसेक्सुअल की कंडीशन है ये प्लांट्स में नॉर्मल है और ज़्यादातर हायर प्लांट्स में यही कंडीशन पाई जाती है, सम रेयर एग्जाम्पल्स। एंड जो यूनिसेक्सुअल है, ये यूनिसेक्सुअल की कंडीशन प्लांट्स में बहुत कम पाई जाएगी, ये कंडीशन एनिमल्स में पाई जाती है। एनिमल्स में उल्टा मामला है, अगर हम बाइसेक्सुअलिटी को देखेंगे तो जो कुछ लोअर फॉर्म्स हैं एनिमल्स के उनमें तो बाइसेक्सुअलिटी पाई जाती है, हायर एनिमल्स में
बाइसेक्सुअलिटी नहीं होती बल्कि यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। अब इस रिप्रोडक्शन में एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि एक तो मियोसिस हो रहा है और मियोसिस के दौरान एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट से सेल को गुजरना होता है जिसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स मिक्स होते हैं, यानी रिकॉम्बिनेंट टाइप के कैरेक्टर आते हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में दो डिफरेंट फिजियोलॉजी वाले सेक्स सेल या गैमीट्स का यूनियन होता है, उनका रिजल्ट है जाइगोट। यानी दो कारण हैं जिन कारणों से इनमें नए लक्षणों का समावेश हो रहा है, इसलिए सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन बहुत एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है और इसके कारण से क्या आती हैं वेरिएशंस, इसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं और वेरिएशंस के वजह से ही आगे इवोल्यूशन होता है। इसलिए मैक्सिमम एनिमल्स या प्लांट्स प्रेफर करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बजाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो आपको ये वाला प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा रिप्रोडक्शन का। चलिए अब दो हमारे फीचर हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। लेकिन ग्रोथ में जैसा बताया गया है कि कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी ग्रोथ होती है, यानी कि ग्रोथ लाइफ का डिफाइनिंग फीचर तो नहीं है। रिप्रोडक्शन को भी आपने हर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया है जितना अभी के लिए एसेंशियल था, लेकिन हमें यह भी जानना है कि क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है तो रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है। अब एग्जाम्पल देखिए कुछ, जैसे म्यूल है, जैसे हनी बी की कॉलोनी में वर्कर बीज होती हैं, कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल होते हैं। अब आप बताइए म्यूल यानी खच्चर ये बनता किससे, किसके क्रॉस से बनता है, मेयर एंड डंकी, लेकिन इनफर्टाइल होता है, ये प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। वर्कर बीज है, अगर आप हनी बी की कॉलोनी को देखेंगे तो हनी बी की कॉलोनी में बहुत अच्छा डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है जिसमें 3 तरह की बीज हमें दिखाई देती हैं। एक तो ड्रोन होते हैं, दूसरा क्वीन होता है और तीसरा होता है वर्कर बी। अब इसमें जो वर्कर बीज हैं ये भी कैसी होती हैं, इनफर्टाइल होती हैं, यानी इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या किसी तरह की रिप्रोडक्शन की कोई एबिलिटी नहीं पाई जाती है। और ह्यूमन में भी कुछ एक कपल्स देखते हैं हम जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। कई सारे फैक्टर उसमें हो सकते हैं, मेल रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, फीमेल रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, ऑर्गन का स्ट्रक्चर है उनमें कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, जो जेनाइटल डक्ट हैं उनमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, सम साइकोलॉजिकल फैक्ट भी हो सकते हैं। खैर ये जो भी हैं उनको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ जानना ये था क्या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस लाइफ का डिफाइनिंग फीचर है, अगर ऐसा है तो फिर म्यूल में नहीं होता है तो क्या हम इसको मानेंगे कि ये लिविंग नहीं है, वर्कर भी इसको लिविंग नहीं मानेंगे, क्या इनफर्टाइल ह्यूमन कपल को लिविंग नहीं मानेंगे, उनमें सारे प्रोसेस तो चल रहे हैं, ये सब के सब लिविंग है, लेकिन ये सब के सब लिविंग बीइंग्स रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। तो इसका सीधा साधा यही मतलब हुआ कि रिप्रोडक्शन भी लाइफ का डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा आता है फीचर वो क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन और नरिशमेंट ये तो प्रायोरिटी है हमारी, ये तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बॉडी को जितने भी फंक्शन प्ले करने हैं सभी फंक्शंस के लिए उसे रिक्वायरमेंट है किसकी, एनर्जी की। और एनर्जी कहाँ से मिल रही है, एनर्जी के लिए हम फूड पर डिपेंड है, किसी भी प्रकार से अपने फूड को ऑब्टेन करना है। सो मेथड ऑफ फूड ऑब्टेनिंग इज नोन एज न्यूट्रिशन। भोजन को प्राप्त करने की जो विधि होती है उस विधि को कहते हैं हम पोषण या न्यूट्रिशन। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए, आप मैसेज बॉक्स में अभी के अभी लिखेंगे स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है, पोषण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को 2 ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता है। वन इज ऑटोट्रॉफिक, अनदर इज हेट्रोट्रॉफिक, हिंदी में भी आप लोग नाम सुने होंगे, स्वपोषी और विषमपोषी या परपोषी। तो ऑटोट्रॉफिक कौन से ऑर्गेनिज्म है, दीज ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड। और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में ये कैपेसिटी नहीं होती है कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सके, वो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए।
नाउ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में जो फूड को सिंथेसाइज करने की मेथड है उसके बेसिस पर ये दो तरीके के होते हैं। एक तो है कीमोसिंथेटिक, या हम इनको क्या कह सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक, और दूसरे कौन से होते हैं, फोटो सिंथेटिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो जो कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे और फोटोसिंथेटिक भी खुद सिंथेसाइज करेंगे, लेकिन कीमोसिंथेटिक एनर्जी सोर्स के फॉर्म में यूज करते हैं किसी ना किसी केमिकल का। सल्फर का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, हाइड्रोजन का हो सकता है, नाइट्रोजन का हो सकता है। फोटोसिंथेटिक या फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये फूड सिंथेसाइज करने के लिए जो सोलर एनर्जी होती है या जो रेडिएंट एनर्जी होती है उसका यूज करते हैं। आगे बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की। ये किसी तरह से अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। अब इनकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। ये अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पर, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो वो सीधे सीधे ऑटोट्रॉफ से भोजन ले रहे हैं या तो फिर किसी दूसरे मोड से। तो इनकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। इनकी कैटेगरीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहली जो बात होती है, इनमें कौन से जीव आते हैं, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, जो डायरेक्ट प्लांट से फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी कार्निवोर। कार्निवोर कौन से होते हैं, जो हर्बीवोर से फूड ले रहे हैं। तीसरी कैटेगरी ओमनीवोर। ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्लांट से भी फूड ले सकते हैं और हर्बीवोर से भी फूड ले सकते हैं, वो ओमनीवोरस नेचर के हो सकते हैं। तीसरे कौन से होते हैं, इंसेक्टिवोरस, यानी कि जो इंसेक्ट को खाने वाले होते हैं। चौथे कौन से हो सकते हैं, लार्विवोरस। लार्विवोरस यानी जो लार्वा को खाते हैं। अब इस टर्म को आगे डिफाइन करेंगे, लार्वा। अगर आप लोगों में से कोई जानता है तो मैसेज बॉक्स में लिखिए आप लार्वा की डेफिनेशन की, लार्वा क्या है। लार्विवोरस कहलाते हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी है जो कहलाते हैं सेंग्विवोरस। तो सेंग्विवोरस कौन से होते हैं, ब्लड फीडर, जो ब्लड को सक करके उससे न्यूट्रिएंट्स लेने का काम करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली कैटेगरी कौन सी है, डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिके मटेरियल पर सर्वाइव करने के लिए डिपेंड होते हैं, और जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करके जो उसके कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स हैं उनको सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा और कौन से मेथड हैं, लाइक कॉप्रोफेगस। कॉप्रोफेगी क्या होती है, कॉप्रोफेगस उन एनिमल्स को या कहा जाता है जो एनिमल्स अपने फूड को एक बार डाइजेस्ट करने के बाद जब इजेशन से उस फूड को रिलीज कर देते हैं तो दोबारा से उसी फूड को फिर से लेते हैं, तो वो कहलाते हैं कॉप्रोफेगस। और एक बहुत स्पेशल कैटेगरी जिनको कहा जाता है कैनाइबल्स। कैनाइबल्स ईट देयर ओन स्पीसीज, जो अपनी ही प्रजाति के सदस्य को खा जाते हैं, ऐसे जीवों को कहा जाता है कैनाइबल्स। इसके अलावा पैरासाइट। पैरासाइट छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये ऑर्गेनिज्म किसी लार्व ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और उससे अपना फूड सक करते हैं। अगर बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं तो इनको एक्टोपैरासाइट कहा जाता है, बॉडी के अंदर होते हैं तो एंडोपैरासाइट कहा जाता है। अब एंडोपैरासाइट में वो सेल के अंदर है या दो सेल्स के बीच में अगर वो सेल के अंदर है तो उनको इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहा जाता है। अगर दो सेल के बीच में है तो फिर उनको इंटरसेलुलर पैरासाइट कहा जाता है। प्लांट्स के केस में रूट पर है या स्टेम पर है, रूट पर है तो रूट पैरासाइट, स्टेम पर है तो स्टेम पैरासाइट। फिर रूट पर अगर टोटली डिपेंड है तो टोटल रूट पैरासाइट, पार्शली डिपेंड है तो पार्शली रूट पैरासाइट। इसी तरह से स्टेम में भी टोटल स्टेम पैरासाइट और पार्शियल स्टेम पैरासाइट, तो ये पैरासाइट होते हैं। इसके अलावा और कौन से मेथड हो सकते हैं, एक तो मेथड आपका हो सकता है जो हंटिंग का प्रोसेस है, या हंटिंग ना कहकर हम यहां क्या कह सकते हैं, प्रीडेशन या प्रीडेटर। शिकारी, जो बड़े जीव होते हैं वो छोटे जीवों का शिकार करके उनसे अपना भोजन लेते हैं। और यहां पर जो हमारी एक कैटेगरी और बचती है वो कैटेगरी है सेप्रोफिटिक।
सेप्रोफिटिक नेचर के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड और ऑर्गेनिक सड़े गले मटेरियल जो होते हैं उनसे अपना फूड लेते हैं। तो ये सारे के सारे वो मेथड हैं जो हेट्रोट्रॉफिक हैं, यानी ये ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते हैं, वो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन की आवश्यकताओं के लिए। तो ये लाइफ का एक और फीचर आया है, लेकिन ये फीचर भी लाइफ का कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म अगर अपने बॉडी में फूड स्टोर कर लेता है और लंबे समय तक अगर वो चाहे कि वो न्यूट्रिशन ना करे तो कुछ समय तक के लिए वो बिना न्यूट्रिशन के भी सर्वाइव कर सकता है, यानी न्यूट्रिशन को भी हम लाइफ का डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोसेस आता है हमारा रेस्पिरेशन। नाउ रेस्पिरेशन की सिंपली अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या बताते हैं? श्वसन या रेस्पिरेशन का मतलब बता देते हैं कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, लेकिन ये सही डेफिनेशन नहीं है। इसको थोड़ा ठीक प्रकार से समझिए। जिस प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं वो रेस्पिरेशन नहीं है, वो प्रोसेस क्या है? ब्रीदिंग। और अगर रेस्पिरेशन कहना चाहते हैं आप इसे, तो ये रेस्पिरेशन का एक बहुत छोटा पार्ट है जिसको हम कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग में भी एक बात याद रखेंगे कि हम ऑक्सीजन को नहीं ले जा रहे हैं अंदर और ना हम CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। हम जो इनहेल कर रहे हैं या जो अंदर ले जा रहे हैं वो असल में एयर ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ डिस्टिंग्विश करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ऑक्सीजन अकेला बॉडी में एंटर करेगा और CO2 अकेला बाहर आएगा। तो सिंपली हम एयर को इनहेल कर रहे हैं और एयर को ही एक्सहेल कर रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो अंदर जाने वाली एयर है और जो बाहर आने वाली एयर है, इन दोनों में जो ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन होगा उसमें डिफरेंस होगा, जो CO2 का प्रोपोर्शन होगा उसमें कंपैरेटिवली डिफरेंस होगा, लेकिन हम इनहेल एयर कर रहे हैं और एक्सहेल भी एयर कर रहे हैं। तो ब्रीदिंग में दो इवेंट होते हैं, एक तो होता है इनहेलेशन या जिसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन, और दूसरा इवेंट होता है एक्सहेलेशन या जिसको कहा जाता है एक्सपीरेशन। इन दोनों को मिलाकर हमारी एक ब्रीदिंग बनती है, एयर को लेना इनहेलेशन और एयर को निकालना एक्सहेलेशन। इसको ब्रीदिंग कहा है। तब फिर रेस्पिरेशन को और अच्छे से समझिए। पहले आपको डिफाइन कर देते हैं, फिर वहां तक लेके चलते हैं। रेस्पिरेशन की क्या डेफिनेशन है? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में होने वाले वो सारे एंजाइमेटिक और बायोलॉजिकल प्रोसीजर्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स या उनके डेराइवेटिव्स का ऑक्सीडेशन होता है, इस ऑक्सीडेशन से CO2 बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, कहीं भी इसमें ये नहीं कहा गया है कि रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में CO2 बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होगा, लेकिन ऑक्सीजन इसेंशियल रिक्वायरमेंट रेस्पिरेशन के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं जरा। पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं कि कौन से ऑर्गन्स एयर को अंदर ले जा रहे हैं। अगर हम प्लांट्स के केस में बात करेंगे तो प्लांट्स के केस में कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? मेनली तो लीव्स में पाए जाने वाले स्टोमेटा है। दूसरे कौन से ऑर्गन है? उसके स्टेम पर पाए जाने वाले लेंटिसेल्स हैं। तीसरा उसकी रूट में पाए जाने वाले रूट हेयर्स हैं। इनके थ्रू ही एयर अंदर एंटर कर रही है या बाहर निकल रही है। लेकिन अगर हम एनिमल्स के केस में बात करते हैं तो एनिमल्स में लोअर फॉर्म से जैसे जैसे हम हायर फॉर्म्स की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व होते चले जाते हैं। पूरा एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है। लोअर फॉर्म्स जो होते हैं, जैसे हम अगर प्रोटोजोन्स की बात करें, स्पंजेस की बात करें, निडेरियंस की बात करें, तो इनमें कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। इनमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो बॉडी के जनरल सरफेस से हो रहा है। लेकिन अगर हम हायर फॉर्म्स में चलते हैं, आर्थ्रोपोडा या आर्थ्रोपोडा के आगे जब चलते हैं तो वहां पर जाकर हम देखते हैं कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन से आगे बढ़कर पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी है, किसी में ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी है। जैसे फिशेस हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं। फिशेस से आगे चलते हैं, जो एम्फीबियंस हैं उनमें बकोफेरेंजियल कैविटी से भी रेस्पिरेशन हो रहा है। और मेमिलियन में जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वेल डेवलप्ड लंग्स बन चुके हैं जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कराते हैं। तो एनिमल्स में रेस्पिरेशन के लिए बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। अब ज़रा हम बात करते हैं ऑर्गन्स को समझने के बाद। ये तो एयर को बॉडी के अंदर ले जाने और बाहर निकालने के लिए है, लेकिन रेस्पिरेशन आप जान रहे हैं कि कहाँ का इवेंट है?
दिस इज द इवेंट एट सेलुलर लेवल, ये कोशिका के स्तर की प्रक्रिया है, ये बाहर बाहर की बात नहीं है। तो हमें सेल के अंदर तक पहुंच के जानना होगा कि ये प्रोसेस हो कैसे रहा है। यहां से तो आप मानिए कि एग्जाम्पल ले लीजिए ह्यूमन का। ह्यूमन में एयर की एंट्री होगी, हमारे नोस्ट्रिल्स हैं, 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं हम में, 2 नोस्ट्रिल्स की कंडीशन को क्या कहते हैं हम, डायराइनस। यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए और है, हम में 2 नोस्ट्रिल्स हैं, बताइए जरा मोनोराइनस कंडीशन किस में है? एक एग्जाम्पल बताइए कि जिसमें केवल एक नोस्ट्रिल पाया जाता है। चलिए बात करते हैं, इन 2 नोस्ट्रिल से एयर की एंट्री होती है और एयर एक लंबे पासेज को क्रॉस करने के बाद पहुंचेगा हमारे फेरिंग्स में, देन उसके बाद जाएगा ट्रैकिया में, ट्रैकिया जाकर डिवाइड हो जाएगा ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई का बहुत डिवीजन होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्सरी, टर्मिनल, उसके बाद ब्रोंकस। अल्टीमेटली बहुत सारी ब्रांचिंग के बाद ये डिवाइड होकर बनाती हैं एल्वियोलाई और वो जाकर हमारे लंग्स में ओपन होती हैं। यहां तक एयर पहुंच चुकी है, अब इसके बाद इस एयर को बॉडी के टिश्यू या सेल तक पहुंचाना है। इसका काम हम में कौन कर रहा है? ब्लड। ब्लड में आप जानते हैं कि जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के साथ हमारी एयर के साथ जो ऑक्सीजन आई है वो बाइंड करेगी और क्या बना लेगी? HbO2, यानी हम कह सकते हैं क्या बना? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ये अनस्टेबल कंपाउंड ब्लड के साथ सर्कुलेट होगा पूरे बॉडी में, और सर्कुलेशन के दौरान जिस सेल को रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की, वहीं जाकर ये टूट जाता है, तो हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अलग होने का मतलब क्या है? ऑक्सीजन उस सेल के अंदर चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस यहां हुआ है ना, अब जो ब्लड के थ्रू हो रहा है, ये हमारा कौन सा रेस्पिरेशन है? ये इंटरनल रेस्पिरेशन है। लेकिन अभी भी आप उस रेस्पिरेशन पे नहीं पहुंचे हैं जिसकी हम बात करते हैं डेफिनेशंस में। तो डेफिनेशन में हमने जो बात करी है रेस्पिरेशन की, वो कौन सा इवेंट है? सेलुलर लेवल का इवेंट है। और अब आप जान लीजिए कि सेलुलर लेवल का इवेंट कैसे होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस और ऑक्सीजन की एब्सेंस दोनों ही कंडीशंस में ये होता है। पहले बात करते हैं, सेल के अंदर ऑक्सीजन एंटर करी, ग्लूकोज है C6H12O6, 6O2 रिएक्शन होगा, 6CO2 बनेगा प्लस 12H2O बनेगा और 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को डिफरेंट प्रोसीजर के थ्रू बदल दिया जाता है ATP में, और टोटल कितने ATP बनते हैं? 38 ATP। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तब C6H12O6, तब भी इसका ऑक्सीडेशन होगा, बनेगा क्या? CO2 और क्या बनेगा? C2H5OH। एनर्जी की बहुत ही माइन्यूट अमाउंट यहाँ रिलीज होती है, 27 किलो कैलोरी, जिससे बनते हैं केवल 2 ATP। तो जहां ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है प्रोसेस, ऐसे रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक, और जहां ऑक्सीजन नहीं है और तब भी हो रही है, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो आप देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन का होना रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ रेस्पिरेशन का ये डिफाइनिंग फीचर है कि CO2 रिलीज होगी। ये डिफाइनिंग फीचर है कि एनर्जी रिलीज होगी। तो ये कौन सा इवेंट है? ये सेलुलर लेवल का इवेंट है। और जरा रिकॉल करिए उस डेफिनेशन को कि सेल्स के अंदर होने वाले वो प्रोसेस, वो एंजाइमेटिक प्रोसेस, जिन प्रोसेस में ग्लूकोज या उनके डेरिवेटिव्स का ऑक्सीडेशन होता है और उस ऑक्सीडेशन से CO2 बनता है, एनर्जी की अमाउंट रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी 2 अलग अलग चैप्टर हैं फिजियोलॉजी में, वहां रेस्पिरेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और बड़े मजेदार इवेंट है वहां पे। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS, ये सारे सिस्टम पढ़ने होंगे। 38 मॉलिक्यूल्स की बात है ATP की, एक मॉलिक्यूल का हिसाब वहां पर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो प्रोसेस हो जाता है हमारा रेस्पिरेशन। लेकिन जैसे हम ऊपर के प्रोसेस पढ़कर आए हैं, उसी तरह से रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, ये भी लाइफ का कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म थोड़ी देर के लिए रेस्पायर ना करे तो वो। चलिए, रेस्पिरेशन हुआ। अब इससे आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा फीचर आता है वो फीचर है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की प्रोसेस क्या है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। इतने सारे मेटाबॉलिक प्रोसीजर्स बॉडी के अंदर हो रहे हैं। अब आप सोचिए कि कोई भी प्रोसेस बॉडी के अंदर हो या बॉडी के बाहर हो,
उसमें यूज़फुल सब्सटेंस तो बनते हैं, लेकिन इन यूज़फुल सब्सटेंस के बनाने में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं जिनकी बॉडी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बॉडी में उनको स्टोर करने का मतलब है किसी ना किसी डिसऑर्डर, किसी ना किसी डिसीज़ को स्टोर कर लेना। इसलिए कि कोई एलिमेंट, कोई डिसऑर्डर बॉडी में ना हो, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं इनका एलिमिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन ही जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं इनको रिमूव या एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की बात जब हम करते हैं तो प्लांट्स और एनिमल्स में इसमें अंतर होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में कोई भी एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर बहुत इवॉल्व नहीं है, बहुत बेहतर सोफिस्टिकेटेड टाइप का एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर नहीं है, इनफैक्ट कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, ना डाइजेशन से रिलेटेड, ना रेस्पिरेशन से रिलेटेड, ना एक्सक्रीशन से रिलेटेड। ठीक है ना। वो सारे स्ट्रक्चर्स किस में एग्जिस्ट करते हैं? एनिमल्स में। एनिमल्स में भी अगर हम लोअर फॉर्म में देखते हैं तो जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है वो या तो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो रहा है या बॉडी के जनरल सरफेस से हो रहा है। हायर फॉर्म्स जो होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बन चुके होते हैं। जैसे हेलमिंथ में हम बात करते हैं, जो हमारे फ्लैट वर्म्स होते हैं उनमें फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, जो हमारे राउंड वर्म्स होते हैं उनमें रेनेटी सेल्स पाई जाती हैं। उसके बाद जो एनेलिडा होते हैं उनमें प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। जो आर्थ्रोपोडा होते हैं उनमें तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं, लाइक ग्रीन ग्लैंड्स हैं, एंटीनरी ग्लैंड्स हैं। इसके बाद और आगे जब हम कॉर्डेटा में पहुंचते हैं तो वहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के जो किडनी हैं वो बन चुके हैं, प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। इन सब का काम क्या है? बॉडी में बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। अब थोड़ा सा हम ये जान लें कि ये वेस्ट प्रोडक्ट बन कैसे रहे हैं। पहले हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। हमारे जो मेजर बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी कैटेगरी कौन कौन सी हैं? जो हमारे मेजर बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें क्या है? एक तो है हमारा कार्ब, दूसरा है हमारा लिपिड, तीसरा हमारा क्या है? प्रोटीन। ये हमारे डाइट के सोर्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं। डीएनए आरएनए तो इंटीग्रल कंपोनेंट है ही, ये हमारे डाइट के सोर्स हैं। अब क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होगा उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लाइकोजन में, और ये स्टोर हो जाता है बॉडी में। मेनली लीवर में स्टोर होता है, इसके अलावा हमारे मसल्स में भी स्टोर होता है। लिपिड की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो बॉडी में स्टोरेज होता है वो लिपिड का ही स्टोरेज होता है डिफरेंट ऑर्गन्स में। जैसे जो हमारी स्किन है, इसके नीचे सबक्यूटेनियस फैट की लेयर पाई जाती है, हमारे इंटेस्टाइन के अराउंड ओमेंटा पाया जाता है, हमारे जो किडनी होते हैं उनके चारों तरफ भी फैटी टिश्यू पाया जाता है, हमारे जो गोनाड्स हैं उनमें भी फैटी टिश्यू पाया जा रहा है, हमारा जो हार्ट है उसके चारों तरफ भी कवरिंग पाई जाती है किसकी? फैट की। इसके बहुत सारे रीजन्स हैं कि क्यों फैट का ही स्टोरेज सबसे ज़्यादा बॉडी में होता है। वो जब हम लिपिड पढ़ेंगे या बायोमोलिक्यूल्स वहाँ डिस्कस करेंगे। अब बात आती है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स के दो रोल हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल है, इसके दो रोल हैं। एक तो ये स्ट्रक्चरल और दूसरा क्या है? फंक्शनल। स्ट्रक्चरल प्रोटीन बॉडी के डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स और जो ऑर्गन सिस्टम है उनके स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मसल्स में प्रोटीन्स है, बोन्स में प्रोटीन्स है, ब्लड में प्रोटीन्स है, हार्ट में प्रोटीन्स है, ब्रेन में प्रोटीन्स है, गोनाड्स में प्रोटीन्स है, लीवर में प्रोटीन्स है, हर ऑर्गन्स में प्रोटीन प्रेजेंट हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स फंक्शनल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सारे के सारे एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है। मैक्सिमम हार्मोन्स क्या है? प्रोटीन्स हैं। लेकिन अब उसके बाद बात यह आती है कि जो प्रोटीन हमने डाइट में ली है, अब उस प्रोटीन में से जो यूजफुल है उसका यूज तो हो गया, एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन है उसका क्या होगा? उसका कभी भी बॉडी में स्टोरेज नहीं होता है, उसको हमें बॉडी से रिमूव ही करना होता है। तो अब आप जानते हैं कि प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एमिनो एसिड। और एक अमीनो एसिड की अगर स्ट्रक्चर को आप देखते हैं तो इसमें क्या होता है? एक तो NH2 ग्रुप होता है, चलिए इस तरफ बनाते हैं। एक तो NH2 ग्रुप होता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है और साइड चेन के रूप में कोई एल्किल ग्रुप लगा होता है। यहाँ हम पर्टिकुलर किसी अमीनो एसिड को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि होना क्या है। अमीनो एसिड तक तो डाइजेशन हो ही जाता है, इसके बाद अमीनो एसिड को रिमूव करना है बॉडी से, तो इसका जो एमिनो ग्रुप है पहले इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? अमोनिया में। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएमिनेशन। और उसके बाद फिर इस एमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? यूरिया में। और यहाँ जो साइकिल चलती है वो साइकिल कहलाती है ऑर्निथिन साइकिल। उस साइकिल के थ्रू अमोनिया को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं
यूरिया में, और उसके बाद ये बॉडी से रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से एनिमल्स में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं वो कुछ में अमीनो एसिड के फॉर्म में ही रिलीज होते हैं, कुछ में यूरिया के फॉर्म में रिलीज होते हैं, कुछ में अमोनिया के फॉर्म में रिलीज होते हैं और कुछ में यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज होते हैं। तो उस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म का हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि किसमें कौन सा नाइट्रोजनस बेस्ड है। ठीक है, तो मेन तो नाइट्रोजनस बेस्ड यही है। अब जरा हम बात कर लेते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में कितने टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, सॉरी कितने तरह के बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। तो एनिमल्स में सॉलिड है, लिक्विड नाइट्रोजनस बेस है, और तीसरा गैसियस है। मेनली तो लिक्विड की ही बात करते हैं लेकिन समझते जाते हैं सॉलिड में क्या होगा। आपने जो फूड लिया है, इंजेस्ट किया, इंजेस्ट करने के बाद, इंजेस्ट मीन्स कि फूड को अपने बॉडी के अंदर ले जाना, इंजेशन हुआ, इसके बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेप में डिफरेंट टाइप के मैकेनिकल प्रोसीजर और एंजाइमेटिक एक्शन से उस फूड का डाइजेशन होगा, यानी जो नॉन डिफ्यूजेबल फूड पार्टिकल्स है उनको डिफ्यूजेबल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, और ये सारा प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन। देन डाइजेशन के बाद अब इस फूड का होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद ये प्रोटोप्लाज्म में जाकर मिल जाएगा, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और अब इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा है उसको बॉडी से रिमूव करना है, ये प्रोसेस कहलाता है इजेशन। ठीक है ना, तो ये सॉलिड वेस्ट को कैसे रिमूव किया जाएगा, वाया इजेशन। इसके बाद लिक्विड की बात आती है, तो लिक्विड किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, हमारे यूरिन के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, और गैसियस फॉर्म में क्या रिलीज हो रही है, हमारी CO2 रिलीज हो रही है। ठीक है ना, तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस वेस्ट हैं जो एनिमल्स में पाए जा रहे हैं। अब इन्हीं को अगर आप प्लांट के केस में देखते हैं तो प्लांट्स में कैसे रिमूवल होगा। प्लांट्स में जो सॉलिड वेस्ट है उनका रिमूवल कैसे होता है, उनकी जो बार्क है वो बार्क समय समय पर निकलती रहती है, इसके अलावा जो लीव्स होते हैं वो लीव्स भी टाइम टू टाइम निकलती रहती है, तो उस प्रोसेस से इनका जो सॉलिड वेस्ट है वो बॉडी से एलिमिनेट होता है। लिक्विड जो होता है ये किस प्रोसेस से रिलीज हो रहा है, ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से, इसके अलावा गटेशन के प्रोसेस से, और इनकी जो गैसियस कंपोनेंट है वो क्या है, O2 और CO2। डे टाइम में बात करेंगे तो ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में है तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, नाइट टाइम में बात करेंगे तो CO2 एक्सेस अमाउंट में है तो CO2 रिलीज होगी। तो इस तरह से ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस सभी लिविंग बींग्स में पाया जाता है, बट ये भी लाइफ का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, बिकॉज कोई ऑर्गेनिज्म अगर एक्सक्रीशन कुछ समय के लिए ना करे तो हम उसे नॉन लिविंग नहीं मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला फीचर आता है इसमें, वो अगला फीचर है मूवमेंट। मूवमेंट का मीन्स यहां थोड़ा सा चेंज हो जाता है, गति जो है ना, यहां गति का मतलब बदल जाता है। अगर आप यहां पर खड़े हैं, एक लिविंग बीइंग एक जगह पर खड़ा हुआ है, तब भी आप ये नहीं कह सकते कि वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो उस समय भी मूवमेंट कर रहा है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस समय भी जो हमारा जॉ है और उसकी मसल्स हैं उनमें मूवमेंट तो चल रहा है। आप एक जगह बैठे हुए हैं, आपके हार्ट बीट तो चल रहे हैं, आप एयर इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, आपका डायफ्राम में तो मूवमेंट चल रहा है ना, आपकी इंटेस्टाइन में तो पेरिस्टाल्सिस की प्रोसेस चल रही है ना, आप कहीं देख रहे हैं तो आपकी आई में तो ब्लिंकिंग की प्रोसेस चल रही है ना, तो ये सब क्या है, मूवमेंट ही तो है। तो मूवमेंट का ये मीन्स नहीं है कि हम एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होंगे तभी मूवमेंट होगा। प्लेस चेंज करने का मतलब होता है लोकोमोशन। मूवमेंट का मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में किसी भी तरह की गतिविधि यदि हो रही है तो वो मूवमेंट ही है। तो मूवमेंट सभी लिविंग बीइंग्स में पाया जाएगा, प्लांट्स में भी पाया जाता है, एनिमल्स में भी पाया जाता है। और मूवमेंट जो है ना वो प्रोटोप्लाज्म के लेवल पर भी पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म में भी मूवमेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के मूवमेंट होते हैं, लाइक साइक्लोसिस, अमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट और फ्लैजिलर मूवमेंट। क्योंकि ये सबके सब जो पार्ट्स हैं, फ्लैजिला है, सीलिया है, ये सब किसके पार्ट हैं, प्रोटोप्लाज्म के ही तो पार्ट हैं। तो साइक्लोसिस की जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा,
एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अराउंड प्रोटोप्लाज्म एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा है। इस तरह के साइक्लोसिस या इस तरह के मूवमेंट को आप क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है रोटेशन। और अगर इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कुछ प्रोटोप्लाज्म दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत से डायरेक्शन में प्रोटोप्लाज्म घूम रहा है, क्योंकि बहुत से सेल ऑर्गेनिल्स और भी हैं इसके अंदर न्यूक्लियस के अलावा, तो इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं सर्कुलेशन। अमीबॉइड मूवमेंट किसकी हेल्प से होता है? ये अमीबा में होता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। उसके बॉडी के ये जो उभार होते हैं इनको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, इससे मूवमेंट होता है वो स्यूडोपोडियल मूवमेंट या अमीबॉइड मूवमेंट है। सीलिया के थ्रू किसमें मूवमेंट होता है? पैरामीशियम में, क्योंकि उसमें सीलिया पाए जाते हैं। फ्लैजेला के थ्रू किसमें मूवमेंट होगा? ये मूवमेंट पाया जाता है यूग्लिना में या क्लेमाइडोमोनास में। ये सारे के सारे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म से या सिंगल सेल से बने हुए हैं, तो प्रोटोप्लाज्म भी मूवमेंट शो कर रहा है। इसके अलावा अगर हम एनिमल्स में बात करते हैं तो मूवमेंट के लिए दो बहुत ही सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर नेचर ने जो हायर एनिमल्स हैं उनको प्रोवाइड किए हैं, और वो स्ट्रक्चर क्या है? एक तो है हमारे मस्कुलर टिश्यू और दूसरे क्या है हमारे स्केलेटल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं आप जानते हैं कि 3 तरह के मसल्स बॉडी में पाए जाते हैं, एक तो स्ट्रिप्ड, दूसरे अनस्ट्रिप्ड और तीसरे कार्डियक मसल्स। इन मसल्स के वजह से मूवमेंट होता है। और दूसरा होता है स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू 2 तरीके का होता है, एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। जो बॉडी के सरफेस के बाहर पाए जा रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं, वो तो हमारे एक्सटर्नल स्केलेटन है, उनका मूवमेंट में कोई रोल नहीं है। मूवमेंट में किसका रोल होगा? इंटरनल स्केलेटन का या एंडोस्केलेटन का, जो कि बना होता है 2 कंपोनेंट से, कार्टिलेज एंड बोन्स। तो इन दोनों की हेल्प से जो ऑर्गेनिज्म बहुत ही डेवलप एनिमल्स हैं उनमें मूवमेंट की प्रोसेस होती है। क्या मूवमेंट की प्रोसेस प्लांट्स में भी होती है? प्लांट्स में जो मूवमेंट की प्रोसेस होती है वो कई टाइप से होती है। जैसे एक तरह के मूवमेंट प्लांट्स में होते हैं उनको कहा जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट। ये क्या होते हैं? किसी स्टिमुलस के प्रति होने वाले जो मूवमेंट है वो ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाते हैं। जैसे प्लांट्स की जो लीव्स है ना वो किसकी ओर मूवमेंट करती हैं? लाइट की ओर। इस तरह के मूवमेंट को कहा जाता है फोटोट्रॉपिक। इसी तरह से जो रूट होती हैं वो कहाँ जाती हैं? नीचे की ओर जाती हैं, अर्थ की ओर जाती हैं। और अर्थ की ओर क्यों जा रही है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे मूवमेंट को कहा जाता है जियोट्रॉपिक। जिस तरह से पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है केमिकल की स्टिमुलस में होती है, पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ हो रही है वो केमिकल की स्टिमुलस में होती है, इसलिए उसको कहा जाता है कीमोट्रॉपिक। और एक मूवमेंट होती है जिसको कहा जाता है थिग्मोट्रॉपिक। आप लोगों ने एक कहानी बहुत पहले सुनी होगी कि जो माइमोसा प्यूडिका होता है यानी लाजवंती, उसको जब जेसी बोस ने छुआ था तो उसकी पत्तियां सिकुड़ गई थी, तो उसमें जो मूवमेंट हो रही है वो कौन सी मूवमेंट है? थिग्मोट्रॉपिक। इसी तरह से कुछ प्लांट्स में आपने इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, ठीक है ना। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? टेंड्रिल्स। ये टेंड्रिल्स के थ्रू वो प्लांट जो होता है किसी बेस को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ता चला जाता है। तो ये भी किस प्रकार का मूवमेंट है? एक प्रकार का थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। तो इस तरह के मूवमेंट्स प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, एनिमल्स में भी बहुत सारे मूवमेंट पाए जाते हैं, और प्रोटोप्लाज्म के लेवल पर भी बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला फीचर आता है, ये नंबर 6 था, इसके बाद अगला फीचर आता है 7, लाइफ साइकिल और लाइफ स्पान, जीवन चक्र। हर एक लिविंग बीइंग जो है ना वो इमॉर्टल नहीं है, वो मॉर्टल है। एक लाइफ स्पान जो नेचर ने उसको प्रोवाइड किया है उसको कंप्लीट कर लेने के बाद फिर उसकी डेथ हो जाने वाली है। लेकिन ये डेथ होने से पहले हम बात कर चुके हैं, एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू वो अपने जैसे दूसरे लिविंग बीइंग को प्रोड्यूस करके जाता है, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। देखिए बर्थ होता है, चाहे हम प्लांट के केस की बात करें चाहे एनिमल्स के केस की बात करें, थोड़ा टाइम लगता है उसको सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करने में। जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है तो उसमें गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, मेल फीमेल गैमेट्स का यूनियन होता है और उस यूनियन से न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाते हैं, नए जीव बन जाते हैं। और जो पुराना जीव है एक समय ऐसा आता है कि वो रिप्रोडक्शन की एज को क्रॉस कर जाता है, वो
वृद्ध हो जाता है और उस एज के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ से पहले वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर चुका है जो उसके जीनस या उसकी स्पीसीज की जो एग्जिस्टेंस है उसको अर्थ पर बनाकर रखेगा। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है लाइफ साइकिल। डिसिप्लिन में हम लोग डिस्कस भी किए थे कि लाइफ साइकिल जो होती है ना, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, ऑन्टोजेनी। और जैसे हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल की, इसी तरह से एक जो सेल होती है उसका भी एक पर्टिकुलर लाइफ स्पान होता है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो फीचर आता है वो फीचर है एवोल्यूशन। नेचर ने जितने भी स्ट्रक्चर बनाए हैं वो स्ट्रक्चर कोई भी कंप्लीट नहीं है, हर स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की कुछ ना कुछ गुंजाइश होती है और वही इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस कहलाती है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मीन्स क्या होता है, टू अनरोल समथिंग, जो हिडन पोटेंशियल है समथिंग, और क्या कह सकते हैं, हिडन पोटेंशियल, जो अपने अंदर की सामर्थ्य है, जो क्षमता है, उसको अनरोल करना, उसको एक्सप्रेस करना, उसको और खुलकर दिखाना। या जो डार्विन का एक बहुत महत्वपूर्ण नाम रहा है, चार्ल्स डार्विन, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ एवोल्यूशन, इन्होंने क्या कहा था, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, मतलब जो नई नई स्पीसीज आती हैं वो पुरानी स्पीसीज से ही बनी होती हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। हिंदी में इसको कहेंगे डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। तो इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा, परिवर्तन के साथ अवतरण। जो अवतरण हो रहा है नई नई प्रजातियों का, पुरानी से ही बनी है। क्यों? क्योंकि नागेली ने एक टर्म दिया था ना, ओमनिस वाइवम ई वाइवो, किसने दिया था, नागेली ने। यानी कि जो नया लिविंग बीइंग बनता है ना, वो पुराने लिविंग बीइंग से ही बनता है। तो जो नई स्पीसीज बनेगी वो भी पुरानी स्पीसीज, प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज से ही नई स्पीसीज बनती हैं, लेकिन उसमें चेंजेस आ जाते हैं। और चेंजेस का कारण क्या है, चेंजेस का कारण क्या है, वेरिएशंस। और वेरिएशंस को कौन प्रमोट करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो पीछे डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, गेमीटोजेनेसिस, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। ये दो सिग्निफिकेंट इवेंट हैं जो वेरिएशंस को प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गेमीटोजेनेसिस के दौरान क्या हो रहा है, मियोसिस, और मियोसिस में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर। इसीलिए यहाँ वेरिएशंस प्रमोट होती हैं। और डार्विन ने कहा था वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन हर ऑर्गेनिज्म, हर इंडिविजुअल कर रहा है, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर्स का भी इवोल्यूशन हो रहा है। और एक नाम और याद आता है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं यहां पर, डॉब जॉन्स्की। डॉब जॉन्स्की की स्टेटमेंट भी यहां पे लिख देते हैं, और हो सकता है कि शायद पिछले किसी लेक्चर में इस स्टेटमेंट को बताया भी गया था, लेकिन फिलहाल आप लोग नोट कर लेंगे, नथिंग मेक्स सेंस इन बायोलॉजी एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो बोलकर बता देते हैं, नथिंग मेक्स सेंस इन बायोलॉजी एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन। जीव विज्ञान में तब तक कुछ भी समझना संभव नहीं है जब तक आप जीव विज्ञान में एवोल्यूशन को नहीं समझते हैं। जैव विकास को जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे। और ये बात बार बार रिपीट होगी। जिस तरह से एक सेंटेंस हमने और कहा था पहली क्लास में, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, जहाँ कोई रूल आएगा वहाँ कोई ना कोई उसका एक्सेप्शन निकल आएगा। वो सेंटेंस कई बार रिपीट होगा। ये सेंटेंस भी कई बार रिपीट होगा कि आपको ये रियलाइज होगा जब आप एनिमल किंगडम की स्टडी पढ़ेंगे, कैसे एनिमल्स की फाइलोजेनी चली है, कैसे एवोल्यूशन हुआ है, प्लांट्स का कैसे एवोल्यूशन हुआ है, हमारे जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं उनका कैसे एवोल्यूशन हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे के सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जितना वेल डेवलप्ड और वेल सोफिस्टिकेटेड आज के लिविंग बीइंग्स ह्यूमन में प्रेजेंट हैं,
क्या ये हमारे एंसेस्टर फॉर्म में ऐसे ही थे? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही लॉन्ग एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर कर आए हैं, तब यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो बॉडी के एक एक ऑर्गन सिस्टम, एक एक ऑर्गन, एक एक टिश्यू, एक एक सेल और सेल के ऑर्गेनीज, हर एक का अपना अपना एवोल्यूशन है। इवन यहाँ तक कि बायोडाइवर्सिटी में हम जिस लेवल से चले थे ना, एटॉमिक लेवल से, उसका भी अपना एक एवोल्यूशन है। जब आप एवोल्यूशन पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले चैप्टर में आपको यही पढ़ना होता है, द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। अर्थ पर लाइफ कैसे आई है। इवोल्यूशन तो बाद की बात है, लाइफ इवॉल्व कैसे की ये बात बाद में आती है। पहले बात ये आती है कि इवोल्यूशन हुआ कैसे है। तो एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कोई स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, ये डायनामिक प्रोसेस है, स्लो प्रोसीजर है। इसके लिए बहुत सारे जो पॉस्टुलेट्स हैं वो साइंटिस्ट ने दिए हैं। आप पढ़ेंगे एवोल्यूशन में लेमार्क को, डार्विन को, ह्यूगो डी व्रीज को, जो मेजर एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट हैं, उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उन्होंने क्या व्यू दिए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से इसको। फिलहाल अभी के लिए आपको काफ़ी कुछ पता चला, डार्विन ने क्या कहा, डॉब्झान्स्की ने क्या कहा, और एवोल्यूशन का एक्चुअल मीन्स है क्या, हो गया होगा।